कहते हैं कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है और बजा कहते हैं। मैंने भी एक बार सिर्फ एक अदना से नौकर की मोहब्बत में आकर एक औरत का घर बर्बाद कर डाला। ये उन दिनों की बात है जब मेरी नई नई सरकारी नौकरी हुई थी। मैं एक अपने बड़े से घर में रहती थी। घर के साथ मुझे सर्वेंट क्वार्टर भी मिला था ताकि मैं अपना कोई भी मुलाजिम रखूं तो उसको रिहाइश भी दे सकूं। और फिर ऐसा ही हुआ। जब मैंने शेरजान को अपने घर में मुलाजमत के लिए रखा तो मैंने उससे कह दिया कि अपने खानदान को भी लेकर आना। शेरजान बहुत खूबसूरत इंसान था। उसे देखो तो इंसान की भूख मिट जाती थी। पर मैं जैसे ही उसे देखती वो मुझसे नजरें चुरा लेता। मुझे उसकी ये बात बड़ी बुरी लगती थी। अगरचा मैं शादीशुदा थी, मेरा शोहर भी एक सरकारी महकमे में मुलाजिम था। मुझे किसी मर्द का खुद को यूं नजरअंदाज करना अच्छा नहीं लगता था। मेरे ख्याल में तो मैं इतनी खूबसूरत थी कि कोई मुझे नजरअंदाज कर ही नहीं सकता था। फिर आखिर शेरजान के पास ऐसी कौन सी परी थी कि जिसको देखने के बाद वो किसी की तरफ भी देखना पसंद नहीं करता था। ये सोच मुझे अजीब से इज़्तिराब में मुब्तला करती थी। एक दिन मैं अपने कमरे में ही थी। मेरा शौहर दफ्तर चला गया था। मुझे अपने शौहर पर अक्सर यही शक रहता था कि वो किसी से मिलने जाता है। काफी दिन गुजर गए थे कि वो रात को अक्सर लेट आते और सुबह होते ही चले जाते। मैं इस बात से बड़ी परेशान होती क्योंकि मेरा शौहर पहले पहल मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन फिर उसका रवैया मेरे साथ बदलने लगा। इसीलिए आज मैं सुबह होते ही दफ्तर के लिए निकलने लगी। मेरा ख्याल था कि आज मैं अपने शौहर के दफ्तर जाऊंगी, उसकी सारी हकीकत पता करूंगी। पर आज जैसे ही मैं अपने कमरे से निकली, मुझे सर्वेंट क्वार्टर से रोने की आवाजें आने लगी। मैं अपना सारा मसला भूलकर सर्वेंट क्वार्टर की तरफ दौड़ी। देखूं तो सही वहां क्या हो रहा है। जैसे ही मैं वहां पहुंची, लड़ाई झगड़े की आवाजें आना बंद हो गईं। मैंने आगे बढ़कर अंदर कमरे में झांका तो शेरजान और उसकी बीवी बैठे हंस रहे थे। मुझे देखकर खामोशी से खड़े हो गए। बोले कि माफ कीजिएगा बेगम साहिबा, हम लोग खेल रहे थे। ऊंचा ऊंचा हंसने की आवाज आपके घर तक भी आई होगी। बस माफ कर दें, आइंदा ऐसा नहीं होगा। शेरजान ने ये बात भी बड़े हंसने वाले अंदाज में कही थी, जबकि वो और उसकी बीवी दोनों अदब से सर झुकाए खड़े थे। मैंने देखा दोनों का सांस फूला हुआ था। वाकई वो काफी देर से शायद एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ खेल खेल रहे थे। मुझे उन दोनों पर रश्क हुआ और मुझे उसकी बीवी से हसद भी होने लगा, क्योंकि शेरजान तो खूबसूरत था पर उसकी बीवी मामूली शक्लो सूरत की मालिक थी। किसी तौर पर भी ये लड़की शेरजान के काबिल नहीं थी। एक मेरा शौहर था, मेरी खूबसूरती के बावजूद भी बाहर की औरतों के चक्कर में पड़ा था। और एक शेरजान की बीवी थी जो मामूली सी होकर भी इतने हसीन इंसान के साथ अपनी जिंदगी गुजार रही थी। मैंने दिल में सोच लिया था कि मैं शेरजान को अपना बनाकर रहूंगी और जरूर अपने जाल में फंसाऊंगी। मेरा शौहर भी तो यही कुछ कर रहा था। और जब औरत अपने शौहर की बेवफाई का बदला लेने पर आती है तो वो अपनी हया और पाकदामनी को भी भूल जाती है। शायद मैं भी ऐसा ही कर रही थी। मैंने शेरजान से इस तरह बराह रास्त कोई बात तो नहीं की, पर वो सारा दिन मेरे जहन में रहा। वापसी पर आते हुए मैंने कुछ फल वगैरह लिए। सोचा कि आज शेरजान के क्वार्टर में भी कुछ फल वगैरह दे आऊंगी। इस तरह वो जरूर मेरी तरफ मुड़कर देखेगा तो सही। वो ये तो सोचेगा कि मेरी मालकिन उस पर क्यों मेहरबान है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। शाम को जब मैंने क्वार्टर पर फल दिए, उसने अपनी बीवी से कहा कि बीबी जिसे फल ले लो, और दूर से ही मेरा शुक्रिया अदा किया। ये देखकर मेरे तन बदन में आग लग गई। मैंने सुबह होते ही उसकी बीवी को अपने पास खिदमत के लिए बुला लिया कि वो यही हसीना थी जिस पर शेरजान दिलो जान से फिदा था। मैंने उसे पास बुलाकर मुख्तलिफ बातें पूछना शुरू की। मैंने कहा, सिद्रा, क्या तुम्हारा शोहर कभी तुम्हें दुख देता है, रुलाता है? कहती कि नहीं बाजी, ऐसा तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो मेरा दीवाना है, उसने मुझे कभी दुख नहीं दिया, मुझे हंसाने की कोशिश करता है बस। मैं उसकी बात सुनकर जल भुन गई थी। ऐसा भी क्या है तुम में सिदरा कि वो तुम पर इतना ही दिलो जान से मर मिटा है? वो हंसकर बोली, बस ये नहीं बता सकती बाजी कि मुझ में कुछ है जिसकी वजह से शेरजान मेरा दीवाना है। मैंने हैरत से उसे देखा। काली रंगत और भदे नकूश क्या है तुम में? मैंने शरारत से पूछा था।
बस बाजी, मैं उसकी बहुत फर्माबरदारी करती हूँ, कभी उसे खुश करने से पीछे नहीं हटती और मुझे जो कहता है मैं वही करती हूँ। हमारे प्यारे नबी ने भी तो औरतों को यही सबक दिया है कि अपने शोहर के दिल का सुकून बनो, उसकी बेसुकूनी का सबब ना बनो। शोहर के लिए खुशी ऐसी कि वो नजर डालते ही खुश हो जाए। मैंने उसी हदीस को दिल से लगा लिया है बाजी, और मेरी जिंदगी तो पुरसुकून हो गई है। मैं अपने शोहर के साथ इतनी प्यार भरी बातें करती हूँ कि उसे कहीं और देखने का मौका ही नहीं मिलता। मैंने तो अपना सर पीट लिया। वाह सिद्रा, तुम तो बड़ी शायराना बातें करती हो। तालीम क्या है तुम्हारी? मैंने उसे नीचा दिखाने के लिए कहा। बीबी जी, तालीम तो मेरी कोई नहीं, बस कुरान पाक और हदीस की किताबें पढ़ी हैं, लेकिन हमारे बड़े इसी को तालीम कहते हैं। ये बात सुनकर मेरा तो जैसे दिल जल गया था। मैंने भी दिल में ठान ली कि सिदरा का गरूर तोड़कर रहूंगी। तो क्या तुम्हारा शोहर कभी किसी औरत की तरफ नहीं देखता? मैंने दिल की तसल्ली के लिए पूछा। नहीं बाजी, किसी और औरत की तरफ देखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, चाहे वो औरत कितनी ही खूबसूरत क्यों न हो। उसने गरूर से इतराते हुए कहा। मैंने दिल में कहा कि मैं तुम्हारे इस गरूर का इलाज 1-2 महीनों में ही कर दूंगी। और फिर मेरे दिल में आग लग गई, जैसे मुझ जैसी फारिग और बेकार औरत को जैसे एक मशगला मिल गया था। मैंने कहा कि मैं तुम्हारी खुशियां बर्बाद करके रहूंगी, पर मैं बाहर से बहुत मुस्कुरा रही थी। यूं वो अपने घर चली गई। मैं अपने दिन भर के कामों में मसरूफ हो गई। अगले ही दिन मैंने गाड़ी निकाली। शेरजान से कहा कि मेरे साथ बाहर चलो, मुझे ज़रूरी काम है। कुछ मुस्तहिक औरतों को सिलाई मशीनें देनी हैं। दरअसल मैं एक तंजीम के साथ भी काम करती थी, जो मुस्तहिक और बेवा खवातीन को सिलाई मशीन पहुंचाती थी। वो कपड़े सिलाई करके देती थी और यूं उनके घर का चूल्हा जलता रहता। मैंने शेरजान से कहा कि मैं सिलाई की भारी मशीनें खुद नहीं उठा सकती। तकरीबन 3 मशीनें थीं जो मैंने मुख्तलिफ घरों में देनी थी। तुम भी आ जाओगे तो मुझे भरोसा रहेगा। मर्द का साथ होना जरूरी है। शेरजान ने असबात में सर हिलाया। अपनी बीवी को आंख से इशारा करके वापस बाहर आ गया। यकीनन वो उससे मेरे सामने अपने साथ लगाकर अलविदा तो नहीं कह सकता था। बाहर से उसे इशारा करके आ गया। गाड़ी में बैठते ही मैंने शेरजान से कहा कि तुम तो बड़े ही कच्चे किस्म के मर्द निकले। मेरी बात सुनकर वो चौंक गया। मैं उसकी मर्दाना अना पर ठेस पहुंचाना चाहती थी। क्या मतलब है बाजी, मैं कच्चा किस्म का मर्द हूँ? आज तक मुझे किसी ने ये बात नहीं की। सिदरा तो दीवानी है मेरी। वो हंसकर बोला। तो मैंने नखुवत से कहा कि सिदरा क्यों न दीवानी हो तुम्हारी, वो तो काली कलोटी और तुम गोरे चिट्टे हो। तुम पर तो कोई भी लड़की फिदा हो सकती है। सिदरा को क्या फर्क पड़ता है कि वो तुम्हारी खिदमत करे? मेरी बात सुनकर शेरजान गुस्से से बोला। ऐसी बात नहीं है, दुनिया की खूबसूरत तरीन औरत है वो। मैं तो उसके होते हुए किसी और की तरफ देखना भी गुनाह समझता हूँ। अच्छा, तो उसमें ऐसी क्या खास बात है जो तुम्हें बहुत पसंद है? मैं ये बातें नहीं करना चाहता बीबी जी। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, पर मैं अपनी बीवी के बारे में कोई बात नहीं सुनूंगा। उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई। फिर मैंने सोचा कि मैं इसे मजीद कोई बात नहीं करूंगी। 3 घरों में मशीन पहुंचाने के बाद मैं काफी थक गई थी। मैंने कहा, शेरजान, तुम्हें तो ड्राइविंग आती नहीं। मैं औरत जात हूँ, थक गई हूँ। मैं होटल में जाकर जरा खाना खाना चाहती हूँ। तुम मेरे साथ चलो। मेरी बात सुनकर शेरजान ने साफ इनकार कर दिया। माफ करना बाजी, मैं कभी किसी औरत के साथ बाहर खाना नहीं खा सकता। मेरी बीवी क्या सोचेगी? अरे वो कौन सा तुम्हें देख रही है? मैंने उसकी हिम्मत बढ़ाई। नहीं बाजी, देख नहीं रही या देख रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी बीवी का वफादार हूँ और हमेशा रहूंगा। उसकी बात सुनकर मैंने सर पकड़ लिया। तो क्या मैं अकेले जाऊंगी? तुम में इतनी गैरत नहीं कि तुम अपनी मालकिन को मर्दों से भरे होटल में अकेले भेजोगे? मैंने उसकी गैरत वाली हिस्स जगानी चाहिए, तो वो भी जोश में आ गया। ठीक है बाजी, आप मेरे साथ चलो, मैं आपके साथ बैठकर खाना खा लूंगा। मैं इस बात पर मुस्कुरा दी। हमने होटल में साथ बैठकर खाना खाया। वो कभी मेरी तरफ एक नज़र डाल देता। मैंने उसकी ये नज़रें देखकर कहा, शेरजान, क्या तुम मेरी तरफ भी देखना गवारा नहीं करोगे? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? मेरी बात सुनकर वो दूसरी तरफ चेहरा करके बोला,
ऐसी बात नहीं बाजी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, पर मुझे तो तुम्हारी एक नज़र से इल्तफात चाहिए। मैंने बड़े खूबसूरत लहजे में कहा, पर उस पर कोई असर नहीं हुआ। बस मैं वैसी बात नहीं करना चाहता। वो चुप हो गया तो मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा। थोड़ी देर बाद हम गाड़ी में जाकर बैठे। उसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। जल्दी घर चलें बाजी, मुझे सिदरा की याद आ रही है। गोया वो ये बताना चाह रहा था कि उसे मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, मैं बुरे से मूड के साथ गाड़ी चलाने लगी। गाड़ी चलाते चलाते मैं न जाने किन ख्यालों में खो गई थी। तभी शेरजान ने अचानक चौंक कर मेरी तरफ देखा तो मुझे लगा कि ये उसकी नजरे करम है, पर उसकी नजरों में तो खौफ था। सामने आने वाली गाड़ी की वजह से वो मुझे इशारे कर रहा था कि मैं गाड़ी ध्यान से चलाऊं, मगर मुझसे गाड़ी रुक ना सकी और यूं हम दोनों की गाड़ी एक ट्रक के साथ जा बजी। बस फिर क्या था, मुझे कोई होश नहीं रहा। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने कमरे में नहीं थी, बल्कि ये कोई और कमरा था। मैं सफेद पट्टियों में जकड़ी हुई थी। मैंने आंखें खोलकर देखा, आसपास कमरे में कोई भी नहीं था। मेरा दिल घबरा गया। या अल्लाह, कहीं मैं कब्र में तो नहीं आ गई। पर मैं इतनी नेक तो नहीं हूँ कि मेरी कब्र में सफेद किस्म की रोशनी और नूर हो। ये जरूर कोई अस्पताल है और मेरे जिस्म पर कफन नहीं बल्कि पट्टी है। ये सोचते ही मुझे भला सा एहसास हुआ। तभी एक नर्स कमरे से अंदर आ गई। मैंने पूछा, आप कौन है? बोली कि आपको इस अस्पताल में दाखिल किया गया था क्योंकि आप दोनों का एक्सीडेंट हो गया था। आप मियाँ बीवी हैं क्या? उसने पूछा तो मैंने नफी में सर हिला दिया। नहीं, मियाँ बीवी नहीं है, वो तो मेरा मुलाजिम है। मेरी बात सुनकर उसने सुख का सांस लिया और बोली, शुक्र है, मैं आपके शोहर को फोन करके इतला दे देती हूँ कि वो आकर आपका हाल अहवाल पूछ लें। आप उनका नंबर मुझे बता दें। नर्स ने मुझसे मेरे शोहर का नंबर लिख कर लिया और फौरन ही जाकर मेरे शोहर को बुला दिया था। मुझे अपने शोहर से ज्यादा इस बात की फिक्र थी कि कहीं उसे कुछ ना हो गया हो। वो बेचारा तो मेरे साथ काम करवाने आया था। थोड़ी देर में मेरे शोहर भी आ गए। उन्होंने मुझे देखा, बहुत अफसोस करने लगे। बोले कि तुम आइंदा गाड़ी नहीं चलाओगी। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। तुम्हारा नंबर भी मुसलसल बन जा रहा था, शायद इसलिए कि मेरा फोन टूट गया था। बहरहाल मेरे शोहर ने काफी सारी बातें की और फिर मुझे घर ले जाने के लिए कहने लगा। तो मैंने बोला कि अभी मुझे तबीयत ठीक नहीं महसूस हो रही, जब मैं सही हो जाऊंगी तो चलूंगी। वो हैरान रह गए कि तुम्हारी तबीयत तो बहुत बेहतर है, बस नुकसान तो उस बेचारे को हुआ है जिसे तू अपने साथ लेकर गई थी। मैं उनके मुंह से शेरजान का जिक्र सुनकर बेचैन हो गई। क्या हुआ है उसे? उस बेचारे की एक टांग टूट गई है। वो एक टांग से माजूर हो गया है। चेहरे पर भी काफी जख्म आए हैं क्योंकि उसने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी। और फिर तुम शायद मशीनें देने जा रही थी, लेकिन वो बेचारा तो किसी काम का नहीं रहा। खुदा जाने उसकी बीवी भी उसके साथ अब रहेगी या नहीं। ये कहकर मेरे शौहर ने मुझे बिस्तर से उठाया। मेरा दिल धक धक कर रहा था। एक मेरी जिद की वजह से उस बेचारे की एक टांग जाया हो गई। क्या मैं गुनहगार हूँ या फिर स्याहकार हूँ? ये बातें मुझे परेशान कर रही थी। हम लोग घर पहुंचे तो सबसे ज्यादा फिक्र मुझे शेरजान और उसकी बीवी की ही थी, क्योंकि वो लोग हमारी जिम्मेदारी थे। और अब अगर शेरजान के पास कोई नौकरी ही ना रही तो वो क्या करेगा? मेरा शोहर तो मुफ्त में लोगों को एक पैसा भी नहीं देता। शेरजान को भी उसी ने रखा था। वो हमेशा काम पूरा लेता और कभी कोताही बर्दाश्त नहीं करता था, इसलिए उससे रहम की उम्मीद रखना बिल्कुल ही बेकार था। बहरहाल शेरजान को घर में लाया गया। अब वो काफी बेहतर हो चुका था, पर मैं उससे मिलना चाहती थी, उससे बात करना चाहती थी। तकरीबन मुझे भी एक महीना लगा था। मैं मुकम्मल ठीक हो गई तो मेरा दिल मचलने लगा। सोचा मैं क्यों न जाकर शेरजान का हाल अहवाल पूछूं। खैर, मैं काफी ठीक हो चुकी थी, चल फिर सकती थी। उसी दिन मैं शेरजान के कमरे में चली गई। उसकी बीवी सिदरा उसके पास बैठी थी। मैं उसे देखकर हैरान रह गई कि अब वो पहले से भी ज्यादा अपने शोहर का ख्याल रखने लगी थी। उसे देसी मुर्गी की यखनी बनाकर पिलाती तो कभी सर्द बाती। ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा ना रही। मैंने तो आज तक अपने शोहर का सर दबाना तो दूर की बात, उसकी बात का सही तरीके से जवाब भी नहीं दिया था। फिर भी वो मुझसे बहुत मोहब्बत से पेश आता। शायद शेरजान की उम्र कम थी, उसकी नई नई शादी हुई थी, वो इसीलिए अपनी बीवी के बारे में जज्बाती था।
मुझे देखकर बोला, मुझसे ज्यादा दुखी सिदरा है क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत करती है। तब मैंने उसे साफ कह दिया। मैंने कहा, खाली पेट तो मोहब्बत से भी दम नहीं भरता। तुम्हें चाहिए कि तुम अपना इलाज करवाओ। तुम मुझसे तमीज तरीके से बात किया करो। वो सर झुकाकर बोला, बाजी आप जो कहेंगी मैं वो ही करूँगा। बस वो अपनी बीवी के लिए बोझ नहीं बनना चाहता। तुम्हें करना कुछ नहीं होगा। तुम तो जानते हो ना, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में लाना चाहती हूँ। अगर तो तुम ये सोचते हो कि तुम इसी तरह ज़िंदगी भर गुजार लोगे तो ये तुम्हारी खुशफहमी है। तुम्हारे साथ एक छोटा बच्चा भी है। तुम लोग कहाँ जाओगे? मैं तुम्हारी टांग का इलाज तो करवा सकती हूँ, पर उसकी एक शर्त है। शेरजान ने मुझे सवालिया नजरों से देखा। वो क्या शर्त है बाजी? उसकी बात पर मुझे गुस्सा आ गया। मुझे दोबारा बाजी मत कहना। शर्त मैं तुम्हें अभी बता सकती हूँ। मैंने ये कहकर उसके सामने एक कागज रख दिया और कहा कि इस पर दस्तखत करो। शेरजान ने डरते डरते उस पर दस्तखत कर दिए। दरअसल वो एक शादी का राजीनामा था जिसमें शेरजान ने मुझसे ये ऐद किया था कि वो मुझसे शादी करेगा और 6 महीने बाद ही करेगा, क्योंकि उसने मुझसे वादा कर रखा है और मुझसे काफी रकम भी ले रहा है। शेरजान को नहीं मालूम था कि मैंने उससे क्या दस्तखत करवाए हैं। फिलहाल वो सिर्फ अपनी टांग का इलाज करवाना चाहता था। मैंने भी उसे तसल्ली दी, कहा कि तुम्हारा इलाज जरूर हो जाएगा। तो बिल्कुल भी किसी बात की फिक्र नहीं करना। मैं तुम्हारे लिए बेहतरीन से बेहतरीन डॉक्टर लेकर आऊंगी जो तुम्हारी देखभाल कर सके। मैंने शेरजान को मुकम्मल तौर पर शीशे में उतारने की कोशिश की, मगर उसने मेरी किसी भी बात का मिसबत जवाब नहीं दिया। खैर उस वक्त वो बहुत मजबूर था। उसकी बच्ची को भी बीमारी थी। वो चाहता था कि किसी तरह वो अपनी बच्ची का खर्चा संभाल सके। उसे ये भी नहीं मालूम था कि वो अपनी बीवी के तलाकनामे पर दस्तखत कर चुका है। यहाँ तक कि मैंने उसके इलाज के लिए बाकायदा पैसे देना शुरू कर दिए। शेरजान भी खामोशी से इलाज करवाता रहा। मैं खुश थी कि 3 महीने बाद उसकी बीवी को तलाक हो जाएगी और शेरजान मेरा हो जाएगा। फिर मैं भी अपने शोहर को छोड़ दूंगी। मगर खुदा का शुक्र कि बेवकूफ़ी और मोहब्बत की पट्टी मेरी आंखों पर मुकम्मल तौर पर नहीं बंधी थी। 3 महीने बाद शेरजान जब ठीक होकर मेरे सामने आया, उसने एक ऐसी कड़वी बात कही कि वो अपने हुस्न समेत मेरे दिल से उतर गया। उसने जो बात कही वो मैं हूँ बहू नहीं कह सकती, लेकिन हाँ उसके अल्फाज में रद्दोबदल करके मैं आपको मफहूम बता सकती हूँ। और उसने तो मुझे सीधा सीधा बाजारी औरत कह दिया। कहने लगा, तुम जैसी औरतें कभी अपना घर नहीं बसा सकती। वो अपने शोहर से खुश नहीं होती और मेरी बीवी के जैसा हसीन तो इस दुनिया में कोई नहीं। मैंने कहा, मैं तुमसे चाहती ही क्या थी? मैं तुमसे शादी करना चाहती थी। तुम्हें किसी गलत चीज के लिए भी नहीं कहा। मैंने कहा, हाँ तुम हसीन हो, खूबसूरत हो, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरा शोहर कमसूरत है, आम शक्ल वाला है। मैं तुम्हें अपने शोहर के रूप में देखना चाहती थी, लेकिन तुमने तो मुझे बहुत ही गिरा हुआ समझ लिया। मुझे शेरजान की बात सच पूछे तो बहुत बुरी लगी। अगर मुझे उसके छोटे बच्चे और उसकी बीवी का ख्याल ना होता तो मैं अपने शोहर से कहकर शेरजान की वो हालत करवाती कि वो सारी जिंदगी याद रखता। पर मुझे खुदा का खौफ आ गया। मैंने सोचा कि गलती भी मेरी थी। मैं ही उसे बाहर लेकर गई थी जब उसकी टांग टूटने वाला हादसा हुआ। पर यह भी तो देखिए कि जो कुछ होता है इंसान के नसीब में लिखा होता है। शेरजान के झुटलाने पर आज तक मैं सुकून से सो नहीं पाई। मुझे उसकी कड़वी जहरीली बातें याद आती हैं। तुम एक बाजारी औरत हो, तुम कभी खुश नहीं हो सकती, अपने शोहर को धोखा दे सकती हो, तो मुझे क्यों नहीं? मुझे उसकी बातें सोने नहीं देती। आपके ख्याल में क्या मैं इस सलूक की हकदार थी? मर्द भी तो अपनी मर्जी की औरतों से शादी करते हैं, तो फिर औरत क्यों अपनी मर्जी के मर्द से शादी नहीं कर सकती? जबकि मेरी शादी सिर्फ दौलत की खातिर की गई थी। मेरा शोहर लाख अच्छा सही, पर मुझे पसंद नहीं। तो अगर औरत को अपना शोहर पसंद ना हो तो वो क्या करे? क्या इसका कोई शरई हल नहीं? कमेंट सेक्शन में जवाब ज़रूर दीजिएगा।